बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास है लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर लिहाज से एमडीकैट के हवाले से आपने इसको अच्छे से समझना है। और आपके जो बोर्ड के पेपर हैं, एग्जाम है, उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये ऑर्गेनेली पूछी जाती है। इसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज बनते हैं और 1-2 जो है इसमें से शॉर्ट बनते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइसोसोम जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय लाइसो एंड व्हाट इज मेंट सोम। याद रखिएगा स्टूडेंट, लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी, यानी ये वो बॉडी है जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस करेगी। स्प्लिटिंग मीन ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है जी, डाइजेशन में इन्वॉल्व होगी। तो इसका लफ्जी मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी या स्प्लिटिंग बॉडी हम इसे कहते हैं। लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी, ठीक है जी। आते हैं जी इसकी डिफाइन की तरफ। स्टूडेंट, दैट इज अ माइक्रो बॉडी। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने परऑक्सीजोम पढ़ा, जैसा कि हमने ग्लाइऑक्सीजोम पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही लाइसोसोम है। दरअसल ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं जो कि जस्ट वेजिकल की फॉर्म में आपको नजर आती है। तो यहां पे आते हैं इसकी डिफाइन की तरफ। अब वेजिक्यूलर स्ट्रक्चर, लाइसोसोम जो है ये वेजिक्यूलर स्ट्रक्चर है दैट ओरिजिनेट, जिनकी इब्तिदा होती है फ्रॉम द गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन, और इनमें क्या मौजूद होगा, डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये स्टूडेंट आपने इसकी डिफाइन समझनी है कि ये दरअसल वो ऑर्गेनेली है जो कि वेजिकल की फॉर्म में होती है। और ये कहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, फ्रॉम द गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर। और इसमें होता क्या है, इसमें मौजूद होते हैं एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, या इनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम देते हैं, जो कि हमारी फूड की डाइजेशन में या हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस जो है उसको ये परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होती है। जी स्टूडेंट, चलते हैं जी हम लोग अपने डायग्राम की तरफ कि ये कैसे ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द गाल्जी। देखें जी स्टूडेंट, यहां पे मैंने आपको भी बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दरअसल यहाँ पे मौजूद होते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये राइबोसोम मैंने आपको बताया कि इनका काम है प्रोटीन सेंसेस या फिर एंजाइम सेंसेस। फॉर एग्जांपल आप ये माइंड में रखें कि दरअसल जो लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम है या जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम दे रहे हैं, दरअसल वो कहां से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं हमारे राइबोसोम से। क्लियर। तो एंजाइम दरअसल वो बनेंगे यहाँ पे, फिर वहां से क्या होगा, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनसे वो एंजाइम आएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे उन एंजाइम को वेजिकल की फॉर्म में पैकिंग करके वेजिकल की फॉर्म में ये ओरिजिनेट करवाएंगे यहां से, और ये वेजिकल आगे फ्यूज होके क्या बना देंगे, गाल्जी के सिस्टरनाई। तो देखिए जैसे ही ये एंजाइम गाल्जी के सिस्टरनाई बनाते हैं, तो गाल्जी के सिस्टरनाई में दरअसल इन एंजाइम को क्यों भेजा गया, ताकि गाल्जी इनको मॉडिफाई कर सके, इनको अच्छे से इनमें जो भी चेंजेस लानी है उसको लाए। और स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे ही गाल्जी कॉम्प्लेक्स के ये इनर फेज या फिर मेच्योर या फिर ट्रांस फेज से ये वेजिकल अराइज होते हैं, तो इनमें दरअसल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम पैकिंग शुदा होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं, क्योंकि बाद में इन्होंने जाके डाइजेशन जो है परफॉर्म करनी है। तो ये दरअसल गाल्जी का वेजिकल जो अराइज हुआ है, अगर इस वेजिकल के अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद है, तब हम इसको स्टूडेंट नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। क्लियर। तो लाइसोसोम दरअसल क्या है, दीज आर द वेजिकुलर स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम गाल्जी कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या मौजूद होंगे, कंटेन द डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि ये हमारे पास है लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम सेल के अंदर मौजूद हैं। कहां से अराइज होके जा रहे हैं सेल के अंदर, ये कहां से अराइज होके मौजूद होते हैं, ये दरअसल अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी अपरेटस। क्लियर है। अब ये हमारे पास है लाइसोसोम। स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे ही हमारे ये लाइसोसोम जो है, जैसे ही ये वेजिकल की फॉर्म में गाल्जी अपरेटस से अराइज होते हैं, तब ये नॉन फंक्शनल होते हैं। उस वक्त ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। हाँ, इनके अंदर एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम देते हैं। अब चलते हैं हम लोग इनकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास जो लाइसोसोम है, स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये जो बार बार सारी की सारी आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये दरअसल किसकी है, दैट इज अ मेम्ब्रेन, जो इसमें आपको लाइसोसोम की वेजिकल की फॉर्म में मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ये जो इसके ऊपर ये आपको ब्लैक से स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, दरअसल दीज आर द ग्लाइऑक्सिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये इसकी ना एक्सटर्नल मेम्ब्रेन में, वेजिकल के अंदर बाहर की जो मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन, उसमें ये ग्लाइऑक्सिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद होती है। उसके बाद स्टूडेंट इसकी जो इनर साइड पे, उस मेम्ब्रेन की इनर साइड पे आपको ये ग्रीन शेड में दरअसल ये लिपिड बाइलेयर आपको नजर आ रही है, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन में
लिपिड की बाइलेयर होती है, फास्फोलिपिड की लेयर है जो कि आपको यहां पे नजर आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट इसके अंदर वाली साइड पे आपको ये मुख्तलिफ डार्ट्स में आपको ये दरअसल हाइड्रोलिटिक एंजाइम नजर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम है स्प्लिटिंग करना या फिर ब्रेक डाउन करना। क्वेश्चन ये है कि इसी वेजिकल के अंदर ये सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, लेकिन ये इस वेजिकल को क्यों नहीं तबाह करते, इस मेम्ब्रेन को क्यों नहीं तोड़ते, खुद लाइसोसोम को क्यों नहीं खा जाते, खुद लाइसोसोम को क्यों नहीं डाइजेस्ट करते। स्टूडेंट उसकी रीजन आप माइंड में रखिएगा। रीजन ये है कि दरअसल हमारे पास ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो मौजूद है, इनके इर्द गिर्द आपको यहां पे लिपिड की बाइलेयर नजर आ रही है। दरअसल ये लिपिड की बाइलेयर वो लेयर है जो इन एंजाइम को आगे इस वेजिकल की एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन की लेयर पर इसको एक्ट नहीं करने देती, इसको रोल वहां पे नहीं प्ले करने देती, इसको डाइजेस्ट नहीं करने देती, जिस वजह से गाल्जी वेजिकल की जो मेम्ब्रेन है ये एंजाइम खुद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और कौन इसको बचा रहे हैं इनकी मेम्ब्रेन को, दरअसल लिपिड की बाइलेयर है जो इनका असर या इफेक्ट जो है वो बाहर की मेम्ब्रेन तक नहीं जाने देते। क्लियर है? तो ये एक सवाल आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये गाल्जी वेजिकल से ये लाइसोसोम अराइज होके यहां पे सेल के अंदर आए, अब हम इनको नाम दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। जी स्टूडेंट, कब हम इनको प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे? हम लोग इनको उस वक्त प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे जब ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, नॉन फंक्शनल है अभी, और जस्ट गाल्जी से अराइज होके ये सेल के अंदर आ गए और इनके अंदर सारे क्या पड़े हुए हैं, इनके अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा सारे के सारे हाइड्रोलिटिक आपको एंजाइम नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी इनने कोई काम नहीं किया, तब हम इनको नाम देंगे दे आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। अब स्टूडेंट होता क्या है? होता यह है कि आपने ना इस डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान यहां पे मेरे साथ रखना है, और ध्यान में आपने क्या माइंड में रखना है कि फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल सेल से यानी सेल के बाहर से कोई फूड मटेरियल या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल या फिर कोई भी इन्वेजन, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी चीज जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना चाह रही है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होके एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए यानी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए उस सारे के सारे मटेरियल को एक वैक्यूल की फॉर्म में पैक करती है, जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। देखें, मैंने आपको भी बताया कि प्राइमरी लाइसोसोम अभी नॉन फंक्शनल है, यहां पे मौजूद है, गाल्जी से अराइज होकर सेल के अंदर ये पड़े हुए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्लियर? होता क्या है कि ये जैसे ही हमारे पास कोई मटेरियल जो है वो पैक होके फूड वैक्यूल या फूड वेजिकल के फॉर्म में यहां पे आता है, ये जैसे ही यहां पे आएगा तो आपके ये प्राइमरी लाइसोसोम फौरन जाके उसके साथ अटैच हो जाते हैं। स्टूडेंट, जैसे ही ये लाइसोसोम जाके अटैच होते हैं, अब हम इनको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि अब इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे कि ये जितने भी एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये सारे के सारे इस फूड वेजिकल के अंदर ये भेज देंगे, और इन लाइसोसोम का, जिनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम दे रहे हैं, जो कि अब फंक्शनल हो चुके हैं, इनका काम क्या होता है कि ये उस फूड वैक्यूल के अंदर पड़ी हुई प्रोटीन या पड़ी हुई कोई भी मटेरियल है फूड वेजिकल के अंदर, उसको ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का दरअसल रोल आपको यहां पे समझ आया होगा कि सेकेंडरी लाइसोसोम जाके जब फ्यूज करते हैं फूड वैक्यूल के साथ, तो इसमें मौजूद हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये सारी की सारी फूड की डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। जी स्टूडेंट, आफ्टर डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ द फेगोसाइटोसिस फूड पार्टिकल और सेल, यहां पे आपको डाइजेशन होती हुई नजर आ रही है। एक पॉइंट यहां पे आपने और माइंड में रखना है, वो ये कि सेकेंडरी लाइसोसोम को हम ऑटोफेगोसोम भी कहते हैं। बाद दफा ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑटोफेगोसोम, तो आप लोग क्या बताएंगे कि ऑटोफेगोसोम दीज आर द सेकेंडरी लाइसोसोम, जो कि क्या है, फंक्शनल हो गए, जो कि अपना काम जो है वो परफॉर्म करें। और स्टूडेंट, इनका काम क्या है कि ये फूड वैक्यूल के साथ मिलकर उसमें मौजूद जो फूड है उसको ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट कि आफ्टर डाइजेशन जो मटेरियल यहाँ पे यूजफुल होगा वो तो सेल के साइटोप्लाज्म में यूटिलाइज हो जाता है, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। जो बचेगा यहाँ पर वेस्ट, उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, दोबारा यही वैक्यूल जो है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, उस सारे वेस्ट को अपने अंदर इकट्ठा करके ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में ये क्या करते हैं, जाके ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल सेल के मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए वेस्ट को सेल के बाहर जो है वो भेज देते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये आपने माइंड में रखना है कि प्राइमरी लाइसोसोम ने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, जस्ट डाइजेशन ऑफ फूड करवाई, और जो वेस्ट बचा यूजफुल मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म में यूज हो गया, सेल ने इस्तेमाल कर लिया, और जो वेस्ट बचा दरअसल वो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अटैच हुए और वेस्ट को जो है सेल से बाहर भेज दिया बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक एक फंक्शन आपने इनका ये याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं
कि लाइसोसोम के और कौन कौन से फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम आपको लिख दिए, और फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में जो पहला फंक्शन लिखा हुआ है कि लाइसोसोम परफॉर्म द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फेगोसाइटोज्ड मटेरियल जो भी आएगा ये उसकी डाइजेशन करेंगे, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बिकॉज दैट डाइजेशन अकर विद इन द सेल। ये आपको सेल के अंदर होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके लाइसोसोम जो है ये ऑटोफेगी भी कर सकते हैं। ऑटोफेगी मीन दे परफॉर्म द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। व्हाट इज मेंट बाय ऑटोफेगी? स्टूडेंट याद रखिएगा, बाज दफा ऐसे होता है कि आपके कुछ सेल्स में कुछ ऑर्गेनेलीज की तादाद या जैसे कि आरबीसीज है हमारे रेड ब्लड सेल, उनका जब टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है 120 डेज का, अब उनको ना फेगोसाइटोज करना होता है, उनको डाइजेस्ट करना होता है, उनको खत्म करना होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास जो लाइसोसोम ऑर्गेनेली है ये जाके उनको फेगोसाइटोज करती है, उनको खत्म करती है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ ईटिंग। यहाँ पे सेल्फ ईटिंग हम इसको क्यों कह रहे हैं, इस वजह से इसको सेल्फ ईटिंग कह रहे हैं क्योंकि लाइसोसोम ने अपनी ही खुद के सेल्स को, अपनी ही खुद के ऑर्गेनेलीज को जो है वो मारना स्टार्ट कर दिया है। तो ये दैट इज अ सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। अब इसमें एक एग्जांपल आपको और देता हूं कि बाज दफे ऐसे होता है कि हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल सेल के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल बढ़ जाता है। होता है कि हम अचानक से एक्सरसाइज करते करते हम छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल ज्यादा होता है। अब उन माइटोकॉन्ड्रिया को वहां से हमने खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए फिर क्या होता है, ये लाइसोम वहां पे जाते हैं और लाइसोम उन माइटोकॉन्ड्रिया की ब्रेक डाउन करके उनसे क्या ले लेते हैं, फौरन सेल के लिए एनर्जी जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, कि लाइसोम सेल के अंदर खुद की ऑर्गेनेलीज को या फिर बाज दफा खुद के सेल को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्टूडेंट उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लाइसोम जो है ये ऑटोलाइसिस भी करवाते हैं। अब डिफरेंस है, ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस में डिफरेंस है। ऑटोलाइसिस में मैंने स्टूडेंट यहां पे लिखा है कि ये एपोप्टोसिस करवाते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, या जिसमें सेल जो है दैट कमिट द सुसाइड, दैट इज एपोप्टोसिस, हम इसको नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, स्टूडेंट याद रखिएगा आपकी बुक पे जो एग्जांपल दी है वो ये दी हुई है कि फ्रॉग के जो टेडपोल लार्वी होते हैं, दरअसल जब वो लार्वल स्टेज पे होते हैं तब उनमें टेल मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही वो लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी वो टेल खत्म हो जाती है। तो ये जो टेडपोल लार्वे की टेल दरअसल खत्म की गई है, डाइजेस्ट की गई है, दरअसल वो किसने की है, वो हमारे पास है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेडपोल लार्वा की टेल को जो है वो खत्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने याद ये माइंड में रखना है कि बाज दफा जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है यानी ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो हमारी फिंगर्स के दरमियान ना यहाँ पे आपको झिल्ली नजर आती है। तो जैसे ही हमारे पास ये ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट होती है तो बाद में ये जो झिल्ली आपको यहाँ पे नजर आती है ये हमारी उंगलियों के दरमियान नहीं होती। ये जो झिल्ली है इसको किसने खत्म करवाया है, स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है कि ये काम भी किसका है, ये भी हमारे लाइसोसोम का है। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ऑटोलाइसिस। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि लाइसोसोम जो है रिलीज ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ये बाज दफा सेल के बाहर भी ये रोल अपना प्ले करते हैं। तो एक पॉइंट आपने ये भी माइंड में रखना है, तो ये भी इसका जो है फंक्शन होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आपके सेल में लाइसोसोम की कमी हो जाए तो क्या होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर लाइसोसोम डेफिशिएंसी हो जाए या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारे पास मौजूद ना हो तो इससे हम स्टोरेज डिजीज का शिकार होते हैं। What is meant by storage disease? These are the congenital disease. Why these are called congenital? Congenital का मतलब होता है ये बीमारियां वो बीमारियां जो पैदाइशी होती हैं, इनबॉर्न कंडीशन में होती हैं। ठीक है जी, तो आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि स्टोरेज डिजीज या कॉन्जेनिटल डिजीज किसकी वजह से हो रही है, जब आपके सेल में, जब आपकी बॉडी के अंदर लाइसोसोम की डेफिशिएंसी हो जाए। स्टूडेंट कौन कौन सी स्टोरेज डिजीज हो सकती है लाइसोसोम की कमी की वजह से, यहां पे मैंने दो एग्जांपल यहां पे दिए हैं। एक हमारे पास है ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2 और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास डिजीज की, दैट इज कॉल्ड द टे-सैश डिजीज। अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2 क्या है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये वो डिजीज है दैट इज अ कॉन्जेनिटल डिजीज या दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिजीज। इसमें क्या होता है कि आपके लिवर और मसल सेल के अंदर दरअसल ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ जाता है। यहां पे मैंने वर्ड लिखा है ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2, ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी, ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ जाता है। अब ग्लाइकोजन का लेवल क्यों बढ़ा है, क्योंकि ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करके या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो लाइसोसोम चाहिए दरअसल उनकी कमी होती है, जिस वजह से ग्लाइकोजन ज्यादा से ज्यादा आपके मसल के अंदर या आपके लिवर के अंदर स्टोर होता है। सो दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे लिवर या मसल के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो रहा है, इस वजह से हम इस डिजीज को नाम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिजीज।
क्लियर है? तो हुआ क्या है कि आपके मसल के अंदर या फिर आपके लिवर सेल्स के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी हो गई, लाइसोसोम की, जिस वजह से आपके मसल और लिवर सेल के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, आपके मसल और लिवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो इस डिजीज को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, दैट इज कॉल्ड द टै-सैश डिजीज। हाँ जी, टै-सैश डिजीज में क्या होता है? दरअसल टै-सैश डिजीज में ये होता है कि आपके जो ब्रेन सेल है, इसमें ब्रेन सेल के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा लिपिड अकोमोडेशन हो जाती है, लिपिड का लेवल बढ़ जाता है। अब वजह क्या है कि ब्रेन या नर्व सेल के अंदर लिपिड का लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वहां पर आपके ब्रेन सेल के अंदर दरअसल आपके जो लाइसोसोम एंजाइम है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अगर हमारे ब्रेन सेल या नर्व सेल के अंदर हमारे पास लिपिड का लेवल बढ़ जाए तो हम मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, हमारे मेंटल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, हम मेंटली रिटार्डेशन का शिकार हो जाते हैं और अनटिल क्या होती है, हमारी डेथ भी हो सकती है टै-सैश डिजीज में। तो ये भी स्टूडेंट आपने याद रखना है। तो बाद दफा ना शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2 एंड टै-सैश डिजीज, या फिर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टोरेज डिजीज, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि डिस्क्राइब द कॉन्जेनिटल डिजीज। तो आपने इनको अच्छे से जो है वो बुक से कर लेना है, कंसेप्ट मैंने आपको इनका दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें से जो बन सकता है लाइसोसोम में से, वो ये बन सकता है कि डिफाइन लाइसोसोम, ये आपने अच्छे से माइंड में रखनी, या फिर डिफरेंस आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम, ये आपको आना चाहिए, या फिर आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लाइसोसोम एंड ऑटोफेगोसोम, ये आपने माइंड में रखना है। या फिर क्वेश्चन में क्या आ सकता है जी, क्वेश्चन में ये आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस। तो स्टूडेंट ये आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है, जो कि मैंने शॉर्ट आपको बताएं, ये आपने अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक से जो है वो क्लियर कर लेने, और इनका मैंने कंसेप्ट आपको दे दिए। तो ये टॉपिक आपका हर लिहाज से अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, इंशाल्लाह कल हम लोग अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।